नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल नारायण और आप सभी का स्वागत है तीसरी आईवीएफ समिट में। दोस्तों, निसंतान होना हमारे समाज में एक अभिशाप से कम नहीं है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग इससे जुड़ी पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक कठिनाइयों को शायद ही समझते हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच ही लगभग हर 10वां कपल इस समस्या से जूझ रहा है और बच्चा न हो पाने से जुड़े तमाम तनावों, इमोशनल उतार चढ़ावों और सामाजिक एवं पारिवारिक छींटाकशी का हर दिन सामना कर रहा है। इनफर्टिलिटी, या जिसे हम बांझपन भी कहते हैं, आज के समाज के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में करीब 3 करोड़ कपल इस कंडीशन से ग्रसित हैं। हालांकि इस बात में दो राय नहीं है कि यह नंबर और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग समाज और परिवार के तानों के डर से इस पर खुलकर बात नहीं करते हैं। भारत में लगातार बढ़ रही इनफर्टिलिटी की समस्या और इसकी वजह से बढ़ रही तमाम और स्वास्थ्य चुनौतियों को कम करने के लिए आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने और सरकारी नीतियों में इससे जुड़े विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और इंडस्ट्री प्रतिनिधियों की सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से आईएसडब्ल्यू काउंसिल पिछले 3 सालों से वर्ल्ड आईवीएफ डे यानी 25 जुलाई को इंडिया आईवीएफ समिट का आयोजन करता रहा है। आईवीएफ एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिससे दुनिया के करोड़ों चाइल्डलेस कपल को बच्चा होने में मदद की, और कई मायनों में देखा जाए तो इस प्रोसेस को साइंस की सबसे चमत्कारिक उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का पहला सफल प्रयोग लगभग 4 दशक पहले आज ही के दिन तब देखा गया जब इंग्लैंड में लुइस ब्राउन ने दुनिया की पहली आईवीएफ चाइल्ड के रूप में जन्म लिया। तब से दुनिया भर में 80 लाख से ज्यादा बच्चे इस टेक्नोलॉजी की मदद से जन्म ले चुके हैं। आज इस टेक्नोलॉजी का सफल उपयोग भारत के छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है, जहां अमीर गरीब हर तरह के लोग इसकी मदद से न सिर्फ संतान का सुख पा रहे हैं, बल्कि अपने स्वस्थ और सुखी जीवन को कई तरह से प्रभावित करने वाले इनफर्टिलिटी टैक्स से भी बच रहे हैं। आईवीएफ की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए आज भारत के लगभग हर कोने में आईवीएफ क्लिनिक्स बन गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में लगभग 40,000 आईवीएफ क्लिनिक हैं और आज आईवीएफ और दूसरी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। जाहिर है, जब कोई भी एक्टिविटी इतने बड़े स्तर पर होगी तो उसमें तमाम इरेगुलरिटीज और रॉन्ग प्रैक्टिसेस पनपने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और ऐसे में जरूरत होती है कि सरकार ऐसे कानून और नियम बनाए जिसके माध्यम से न सिर्फ अनियमितताओं को रोका जाए, बल्कि देखभाल और सर्विस के हाई स्टैंडर्ड्स को सभी के लिए समान रूप से मुहैया कराया जा सके। और इसी उद्देश्य से भारतीय संसद ने पिछले दिसंबर एआरटी रेगुलेशन एक्ट बनाया। इस एक्ट के 2 साल पहले सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल की भी शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भी एआरटी से जुड़े कुछ पहलुओं को रेगुलेट करना था। हालांकि एआरटी रेगुलेशन एक्ट में आईवीएफ और दूसरे एआरटी प्रोसीजर से जुड़ी कई गतिविधियों को रेगुलेट और स्टैंडर्डाइज करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन तमाम जानकारों और प्रैक्टिशनर्स का मानना है कि इस एक्ट और सरोगेसी बिल दोनों में ही अभी भी तमाम सुधार की जरूरत है, जिससे न सिर्फ सभी निसंतान दंपतियों को बल्कि बच्चे की चाह रखने वाले हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के इस तकनीकी का फायदा पहुंचाया जा सके। और आज इस 3rd आईवीएफ समिट में इसी मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए भारत में बढ़ रही इनफर्टिलिटी एपिडेमिक को रोकने के लिए जरूरी कदमों को हाईलाइट करने के लिए हमारे साथ पब्लिक हेल्थ और एआरटी के कई एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। द मोटो ऑफ टुडेज समिट that we are hosting in partnership with BSV is let's talk fertility with a pledge to create awareness and advocate the best practices around IVF। और आज के सेशन का माध्यम हमने हिंदी रखने का इसलिए सोचा है जिससे कि इस संदेश को हम ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर के मदन गोपाल का, जो कि भारत सरकार के प्रमुख पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग में हेल्थ संबंधित विषयों के वरिष्ठ सलाहकार हैं। डॉक्टर मदन गोपाल पिछले लगभग 3 दशकों से देश के हेल्थ सिस्टम में सुधार और उसे मजबूत करने की ओर काम कर रहे हैं। देश की तमाम प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं, जिनमें से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है, में डॉक्टर मदन गोपाल की प्रमुख भूमिका रही है। मैं स्वागत करता हूं आईवीएफ को भारत में सही मायनों में लाने वाले डॉक्टर ऋषिकेश पाई का। डॉक्टर पाई देश के जाने माने आईवीएफ ब्रांड
ब्लूम आईवीएफ मुंबई के मेडिकल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर पाई फॉक्सी जो कि लगभग 40,000 स्त्री रोग विशेषज्ञों का संगठन है के प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं। मुंबई से ही आज हमारे साथ लीलावती अस्पताल में ब्लूम आईवीएफ की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर नंदिता पालसेतकर भी जुड़ रही हैं। डॉक्टर पालसेतकर इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन ISAR जो कि देश में ART और IVF एक्सपर्ट की प्रमुख संगठन है की प्रेसिडेंट हैं और फॉक्सी की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और भारत में IVF के प्रचार प्रसार में इनका प्रमुख हाथ रहा है। डॉक्टर पालसेतकर करीबन 30,000 से ज्यादा कपल्स को IVF के माध्यम से इनफर्टिलिटी के चैलेंज को ओवरकम करने में हेल्प कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जानी मानी IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनिया मलिक जुड़ रही हैं। डॉक्टर मलिक वसंत विहार स्थित नोवा IVF फर्टिलिटी की प्रमुख हैं और लगभग 3 दशक से भी ज्यादा अपने कार्यकाल में 7,000 से ज्यादा सफल ART प्रोसीजर कर चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जयदीप टैंक, कंसल्टेंट अश्विनी मैटरनिटी एंड सर्जिकल हॉस्पिटल, सेंटर फॉर एंडोस्कोपी एंड IVF फ्रॉम मुंबई। डॉक्टर टैंक फॉक्सी के सेक्रेटरी जनरल हैं एवं मुंबई ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी MOGS के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही में दिल्ली से SCI IVF हॉस्पिटल और SCI इंटरनेशनल हॉस्पिटल की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर गौर ने लंदन और स्कॉटलैंड में करीबन 4 साल तक IVF की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद भारत लौटकर IVF के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। डॉक्टर गौर लगातार मीडिया के माध्यम से IVF पर जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। सो विद दिस लेट्स बिगिन टुडेस सेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करेंगे आज, जिससे कि जो कंटेंट है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके और उसको समझ सकें। तो इससे पहले कि डॉक्टर मदन गोपाल को बुला करके समझना की कोशिश करें कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और उसमें भारत में बढ़ती जो इनफर्टिलिटी के चैलेंज हैं उनको कैसे एड्रेस करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, उसके पहले मैं डॉक्टर नंदिता पालसेतकर जो कि ISAR की प्रेसिडेंट भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि डॉक्टर नंदिता पालसेतकर वी आर टॉइंग लॉट ऑफ नंबर्स। तो करीबन 28 मिलियन कपल्स आर लिविंग विद इनफर्टिलिटी। कई नंबर्स में हमको लगता है कि वो 10% कपल्स, 15% कपल्स तक के नंबर्स, देयर आर मल्टीपल रिसर्च एंड रिपोर्ट्स। एक्चुअली इनफर्टिलिटी कितना बड़ा चैलेंज भारत में बन चुका है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ना कि सिर्फ इन्वायरमेंटल, मैनी अदर काइंड ऑफ अंडरलाइनिंग डिजीजेज एंड ऑल। और इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए IVF एज एन इंडस्ट्री और ART एज एन प्रोसीजर्स और एज अ trait, how do you see we are poised to address this problem and where are the challenges being faced? I think, Kamalji, if you look at it, as a president of ISAR, I have realized that over the last 44 years since the birth, Louisa Brown का जन्म हुआ है और ये जो IVF का सक्सेस रेट जो था 1%, 2%, अभी सक्सेस रेट अबाउट 50 to 60% तक गया है। एंड हमें रियलाइज हुआ है कि अगर पेशेंट्स जल्दी आए तो उन्हें सक्सेस जल्दी मिल जाता है और ये जो टेक्नोलॉजी है उसका जो नॉलेज है वो बहुत इजीली स्प्रेड हो चुका है। एंड इंडिया ऐसी कंट्री है जहां मेड इन इंडिया है और you have people who are spreading the knowledge, who are teaching other people, so the knowledge has been spread very widely and the whole country has become बहुत acceptable कि हम ये कर सकते हैं। ये एकदम हाई टेक नॉलेज है। मेडिकल फील्ड में जो एडवांसेस हम देख रहे हैं ऑल अराउंड इन ऑल द फील्ड्स, तो ये जो फील्ड है इसमें भी नॉलेज बहुत ही आगे बढ़ चुका है एंड ये जो नॉलेज है पर्कुलेट हो रहा है इवन हमारे रूरल एरियाज में। एंड एट द सेम टाइम जैसे आप बोल रहे हो कि इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे आपने पोल्यूशन एक रीजन कहा, दूसरी चीज है हमारा एजुकेशन लेवल। लड़कियों का एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, लड़कियां एजुकेट हो रहे हैं, लड़कियां एम्पावर हो रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो शादियां लेट हो रही है, चाइल्ड बेयरिंग लेट हो रहा है, ये अर्बन पॉपुलेशन का है। रूरल में थोड़े अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, काफी डिजीजेस है जिसके वजह से बच्चे नहीं हो रहे। तो इनफर्टिलिटी
not only is a medical problem जो WHO ने define किया है कि ये एक NCD में, अभी डॉक्टर मदन गोपाल जी यहाँ हैं तो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनफर्टिलिटी एक्चुअली NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, आप हमें प्लीज हेल्प कीजिए कि ये उस डिजीज एरिया में ये जाए, कि NCD में ये चला जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और आई एम वेरी हैप्पी, हम 2003 से डॉक्टर पुष्पा भार्गव के हेल्प से पूरे ये कमिटी 10-15 साल से ये हेल्प करिए। और सर आपने देखा होगा कि काफी कंट्रीज में जो बहुत प्रोग्रेसिव है वहां सब जगह पे एक लॉ होता है, कंट्रोलिंग बॉडी होती है जो ये IVF प्रोसेस को कंट्रोल करती है, एंड बहुत ही एथिकल प्रैक्टिसेस इसमें आती है। सो वी एज अ बॉडी आर वेरी हैप्पी कि ये लॉ आया है और एथिकल प्रैक्टिसेस हमारे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये लॉ आने में, ये एथिकल प्रैक्टिसेस आने में थोड़ी दिक्कत तो हो जाएगी। हम इंडियंस को डेटा मेंटेन करने में बिल्कुल आदत नहीं है, बिकॉज बहुत क्वांटिटी वर्क होता है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। आपको मालूम है OPD में आप गंगाराम में जाओ या एम्स में जाओ या JJ में जाओ, हमारे 100 पेशेंट्स होते हैं, तो इतना सब डेटा मेंटेन करना। सो वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट एंड वी हैव टू मेंटेन द डेटा। सो आई थिंक द लॉ इटसेल्फ, Kamal ji, is going to bring about a lot of change in all of us. थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो हमने as a group, हम IVF वाले गए थे and we have kind of sorted it out. There are some problems which we are ironing it out. But मुझे लगता है overall the IVF scenario in India will change. और इससे क्या होगा कि हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं कमल जी, पूरे देश में बहुत अच्छे IVF डेटा निकल रहा है, बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स आ रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी, हमारे जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में जो फोरफ्रंट में नहीं है, बिकॉज अननेसेसरी कई चीजों को ज्यादा न्यूज में आ जाते, जो अच्छी चीजें हैं इस लॉ के वजह से अच्छी चीजें आगे आ जाएंगे। एंड इंडिया टुडे, आई एम टेलिंग यू, 5 साल के बाद इंडिया विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ IVF, आई फील, बिकॉज वी विल बी एबल टू ट्विच इट। सो मुझे आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि काफी कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हमने हमें उन पे ख्याल रख के, we have to release a little bit of the things. We'll discuss it as the discussion goes, but वो technological advances के बारे में हमें आपसे definitely discussion करना है। But I think this is very wonderful, and जो infertility rise देख रहे हैं हम, उसके लिए IVF is the answer, and बहुत सारे IVF सेंटर्स खुल रहे हैं, और ये रेगुलेशन बहुत जरूरी था कि हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हमारी क्रेडिबिलिटी दिखाए जरूर द वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच डॉक्टर पालसेकर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने बोले कि 4 दशक पहले जब IVF की शुरुआत हुई थी तो शायद 1 या 2% उसका सक्सेस रेट होता होगा, तब भी वो बहुत चमत्कारिक प्रोसीजर था। आज भी उतना ही चमत्कारिक प्रोसीजर है, बिकॉज जो शायद लोग निसंतान लोग, जिनको बच्चे की चाह है, किसी तरीके की इनफर्टिलिटी, चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए शायद ये मतलब इट्स ऑलमोस्ट अ एक्ट ऑफ गॉड टू काइंड ऑफ गेट this help from the medical science. Now today we have that around 50-60% of success rate, which shows the remarkable improvement, and we have seen in the medical science in this space. दूसरा बहुत important point जो आपका था कि infertility should be considered as NCD, because many times it is an outcome of certain NCDs, maybe diabetes, or maybe many other
diseases. So this is very important point, and I think the kind of this number we are seeing in India, हमें इस तरफ कदम जरूर बढ़ाना चाहिए, जिससे हम इनफर्टिलिटी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा एम्पैथेटिकली समझ सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को शायद जो कि कई बार एक पर्सनल ब्लेम के तौर पे देखी जाती है, उसे एक डिजीज के तौर पे देखना शुरू करें. Before I go to Dr. Madan Gopal, let me just take a quick inputs from all the doctors here. Dr. Madan Gopal, I believe that will be okay, because it will give you a little bit of kind of a glimpse of how our industry is thinking. But these are the people who are kind of providing these treatment day in day out, and kind of accepting and welcoming the law which has been created. And I'm sure that is wonderful. It's very important step. But yes, every act and law sometimes requires maybe some modification, and they may have some point on that. So let me go to Dr. Rishikesh Pai. Dr. Rishikesh Pai, you have also seen a lot of water has flown under the bridge since you kind of gave a impetus to IVF procedures in India. How do you see it has changed over the period? And also, what is the need of ensuring important aspect of affordability, accessibility, and quality in the IVF space? Because as I said, when the number of clinics are kind of going anywhere, the quality gets compromised sometime. So what are these areas which you look, and how do you see the new act kind of addressing this challenge? Thank you for calling me, Kamalji. ISW has been at the forefront of healthcare, and all of my friends are there. Madan Gopalji, I know for a long time. Nandita, of course, my partner, and so many of the other colleagues of mine, Sonia ji, Shivani, Dr. Tank, all of them are there. So I have been fortunate enough, क्योंकि मैंने जब IVF चालू किया इधर, तब 7-8 लोग ही थे इंडिया में. 1989 I came back from मेलबर्न, एंड 91 में जब मैंने चालू किया 7-8 लोग थे IVF करने वाले इंडिया में. जब जैसे डॉक्टर नंदिता ने बोला, वो टाइम अराउंड 5% वाज द रिजल्ट. एंड सलीम दया करके मेरा अच्छा दोस्त है, वो एक उसका टॉक था, उसने बोला था कि IVF का जो इंक्रीज है वो इट्स इन अराउंड basically every year 1% pregnancy rate has increased. So now present pregnancy rate, ये बहुत ही important है. और ये देखो, regulation is to be followed properly and implementation has to be proper. Now in other fields they are now clamping down कि advertisement करेंगे तो बराबर करना. 60% pregnancy rate नहीं है. यूनाइटेड स्टेट्स का रजिस्ट्री जो है उसमें 3,50,000 procedures were done in 2019. The success 70,000 live births were there. Success rate is 30-35%. So it is important. जब ये एक्ट अभी आएगा, proper information is it. Disinformation is not acceptable. Disinformation should be clamped down on. So because I believe in that. In India जो कुछ भी अभी है, access to technology बहुत अच्छा है, but disinformation should be totally avoided because that causes unhappiness amongst patients. अरे patient बोलता है, मेरे को तो बोला 60% रिजल्ट है 2 साइकिल में, तो 100% होना मांगता है, but pregnancy rate तो 30% है. So the important thing, so what I feel is that the act which has come now, this act brings responsible behavior is very important. Responsible behavior from our fraternity. Fraternity जो है उसको responsible, internal ethical behavior has to be responsible. And if suppose someone breaks that responsible behavior, obviously they have to be punished. And that is very important because that will cause confidence amongst the patients towards the doctor. Doctor patient जो relationship जो important है and confidence building important है, और ये regulation रखना बहुत जरूरी है. Overall, I feel that the India is a binomial society. India में there are 2 types of people. One are the people who are important, poor people. Our country has 850 million to 1 billion poor people, and we have 200 million well-off people, middle-class people. Some of them may be rich, but most of them are well-off. Now, what is the biggest problem Indian healthcare industry is facing is that it is facing a problem of expectation. जब because of digital explosion of information क्या हुआ है कि patient expectation बहुत ज्यादा है, but अपने जो cost है वो Indian है. So I always say costs are Indian,
but expectations are westernized. So that there's a disparity between what people expect and what the doctor community can give them. Because obviously, if you see IVF, we are 1/5 the cost of what is there abroad. So obviously, we cannot give that care. We are striving, and I would say that many of us have given that good care to them at a lesser cost. So there's a disparity in the cost. So that is one area where there can be conflict between the consumer and the provider. So doctor and patient conflict can occur because of disparity in what you provide them and what they expect out of you. So that is as far as the upper class is concerned. As far as the, let us say, not so well off class, that is 900 million. I, as president of the federation, I totally believe in selfless service. Those 9, and ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको दोहराना ही पड़ेगा. वो 900 मिलियन लेवल लोगों के लिए हमको सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा. We have to do it free. We have to do it subsidized for them, because then only people will respect the doctor. See, the doctor fraternity, we are well off fraternity. I personally feel as doctor, मेरे को गवर्नमेंट ने इतना कुछ दिया, my education was free, everything was free. So that freedom that they gave us, that ability to earn that day, we have to, what is known as, pay back to the society. It's very important, and that's why we have to have a binary functioning by now. And मैं मदन गोपाल जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज नीति आयोग has to bring IVF under Ayushman Bharat. It has to be not for the 300 million at the top, forget them, but for the 1 billion at the bottom. They have to be brought under the Ayushman Bharat scheme, so that we can serve them also. They are our people. They are our main fabric or the pillars of our society, and that is very important to serve them. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Hrishikesh Pai. So, the key message which you are delivering, that while the Act is definitely going to improvise the standards of the care and, kind of plug out a lot of irregularities if there are. Affordability is one area, and then the accessibility of infertility care, which might have not been, or which has not been taken care of by this Act. So this Act will kind of regulate the services, but what about those people who are still out of the ambit of any cover, whether it is a private insurance cover or whether it is a government sponsored scheme? While some of the government hospitals are offering these services on much lesser or subsidized price, but that is too small a quantity available. Yes, Dr. Hrishikesh Pai, any point you want to add? One important point I wanted to make here is that the problem is that there is a big problem of, as Dr. Nandita had also said, that there is a decrease in the ovarian reserve, and there is also a big issue in India in the poor class, that is the damage of the uterus because of tuberculosis. So for these people, the third party option of surrogacy and egg donation is very important. And what I foresee in the law, I'm really a bit perturbed about it, is that because of this law, the cost of provision of these two particular areas, the egg donation and the surrogacy, will go up, and it may become inaccessible, and it may break the philosophy of our beloved Prime Minister, and that is to give access of care to the poorest of the poor. So this law, we'll have to tweak it somewhere. That is why I was taking of the Ayushman Bharat, and we will also have to. Sure. I feel that we are under stress. I mean, I'm ultimately a nationalist. I believe I love my country. So we are under financial stress, and we must also have tweaking of this law, so that it's like export zone होता है ना. अपने पास एक export zone होता है industry में, जहाँ आप बनाओ और export करो. So we need to have a more lax zone where other servicing of foreign patients can be done. We have tremendous potential to bring the rupee value down with the dollar, with medical care. That is what I want. The Niti Aayog has to look at this law again. We have to tweak it, because what is happening, migration of medical tourism is going to Thailand. Thailand is taking all the tourism, all other countries are. I'm not saying that break the laws, but I am saying don't make the law such that our revenue loss for us or for our country's development, revenue at present is very crucial. The revenue loss may be
care because of this law. Yeah, thank you so much, Dr. Rishikesh Pai. Important point. Let me just quickly, and I would request to be quick in the your comments so that Dr. Madan Gopal can also share his side about as a public health expert, he's very passionate about that the care and all that required care should reach to everyone, whether it is any other disease area or infertility as well. So Dr. Sonia Malik, so we have seen that, and since we are discussing more in the context of the new law, act, which is definitely has come into the, kind of existence with a very clear objective of enhancing the quality of care and ensuring that there are no irregularities in between. How do you see your practice, going forward? Does this act enables you to, and people like you and many other practitioners to deliver a better care? Also, at the same time, when you are ensuring that a certain level of responsibility is maintained, how do you see that? Thank you very much, first of all, for having me here, and thank you very much for giving me this opportunity. Actually, this is a much needed regulation which we were waiting for the last so many years. As Nandita mentioned, we have been trying to get into it since Dr. Bhargav first thought of it, and it has taken about 15 years for this law to come in. Yes, a lot of water has flown since then, as Rishikesh has also mentioned, that things have changed tremendously. The biggest misfortune that I think has happened to this particular segment of medicine is that we have been called an industry. It is called the IVF industry. I also used that word. You also used it, yes. Yeah. So there is no other section of medicine which is called an industry. It's not a cardiac industry or an orthopedic industry it is a much more expensive industry, I would say, segment of medicine. But unfortunately, IVF has been named an industry, probably because of the third party reproduction angle that came in, the donor and surrogates that Rishikesh was mentioning. It was essential, it happened, but somehow it changed the perspective. So that, of course, yes, but now with the regulation, what is going to happen is there is going to be a sort of a consolidation of good forces, I think. The good people who have been actually practicing IVF the way it should be as a science are the ones who are going to do well. And the ones who have just sprung up, and just started to do it because they wanted to make money in the industry, those people are probably going to get out because they will not be able to maintain the kind of standard that is required by the law, So that part is good. And I think that, people who are law abiding, people who have been, always conscious of doing science rather than just trying to make it some kind of a mockery, those people will do well. And as far as affordability is concerned, as Dr. Rishikesh and Nandita both have said, there have to be changes in this act so that it becomes affordable. And I think for that, the public sector will have to take a larger role. They will have to play a larger role. Today, we do not have trained personnel in the public sector for IVF. Unfortunately, it's the private sector which is doing well. And that is where the discrimination, or that is where the dichotomy is. Since we are much ahead in technology in the private sector, but in the public sector, they are still struggling to establish even small units. So that is something that will have to be rectified, and the government will really have to look into it, because the bulk of our population goes to the public sector hospitals. They do not visit us. They cannot afford us. So therefore, that kind of a thing will happen. And I'm sure, as Dr. Rishikesh said, if it comes under the Ayushman Bharat scheme, it will definitely rectify things for everybody. Certainly. Thank you so much, Dr. Malik. Let me just take two more doctors and then Dr. Madan Gopal. Dr. Jaideep, so we have kind of seen that almost everyone is welcoming this new act, and I'm sure it is going to help. And with certain riders, as Dr. Rishikesh Pai and Dr. Malik and Dr. Palsetkar also highlighted about, that affordability need to be also taken care of. The access also need to be taken care of. In this act also, there are certain kind of
prescriptions or the clauses which kind of there are certain voices which are being kind of articulated that this particular act also excludes certain people, from the possibility of getting a ART service, maybe kind of a live-in partners, or maybe sometime LGBTQ partners who are looking for similar kind of services to be available. What is your opinion on this area? Do you find that this law is excluding certain people out of the ambit of getting this miraculous scientific support, or do you find it good at the beginning at least? I think as a beginning this law is good. शुरुआत के लिए ये लॉ अच्छा है, ये लॉ की जरूरत थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये लॉ की जरूरत क्यों थी, ये एक सोचने की बात है। जैसे आप पहले कह रहे थे कि, और जैसे सभी कहते हैं कि जो प्रैक्टिसेस है वो अच्छी नहीं थी, उसका डेटा कहाँ है? एक बात होती है जिसको परसेप्शन कहते हैं और एक बात होती है जिसको डेटा कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, आईवीएफ इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री वर्ड है। एक वर्ड ये है कि ज्यादा करके लोग जो आईवीएफ करते हैं वो सर्विस के लिए नहीं, पैसे के लिए करते हैं। दूसरा ये है कि आईवीएफ में बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस है। डेटा कहाँ है? आप ये सब चीज जो आप बोल रहे हो, आप यानी आई एम नॉट टेलिंग यू स्पेसिफिकली, ये सब परसेप्शन बेस्ड है। थोड़े मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं, आप ये देख नहीं रहे हो कि जो मीडिया रिपोर्ट आते हैं वो आईवीएफ की प्रैक्टिस का लेस देन 1% रिफ्लेक्शन है। जो 99% डॉक्टर्स अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो इस बात का जिक्र नंदिता ने भी किया था, वो कहाँ है? शायद ये एक नैरेटिव आईवीएफ के लिए बन गया था, और मेरे मुताबिक एटलीस्ट ये लॉ में डेटा से ज्यादा परसेप्शन का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, बात ऐसी है, आप जब भी इंक्लूसिविटी की बात करते हो, और मैं आप ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट, 11:34 है, आई विल स्टॉप एट 11:36। आप जब भी इंक्लूसिविटी की बात करते हो तो उसमें क्या इंक्लूसिविटी सिर्फ कम्युनिटी की आती है? इंक्लूसिविटी तो सभी स्टेक होल्डर्स की आनी चाहिए लॉ में। जो रेगुलेट करने वाले हैं, अथॉरिटीज है, उनकी इंक्लूसिविटी आनी चाहिए। जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी भी इंक्लूसिविटी आनी चाहिए। आई ऑलवेज से कि डॉक्टर्स डोंट स्टॉप हैविंग ह्यूमन राइट्स बिकॉज दे वेयर अ वाइट एप्रन। ये जो लॉ बनाया है वो अच्छा लॉ है, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि ये अच्छा लॉ है। लेकिन इसमें आप सोचे कि एम्पावरमेंट किसकी हुई है। आप जैसे एमटीपी एक्ट देखते हो, अबॉर्शन लॉ है, क्लियरली एम्पावरिंग फॉर विमेन एंड प्रोटेक्टिव फॉर डॉक्टर्स, राइट? आप वो कॉन्टेक्स्ट से, रिप्रोडक्टिव राइट्स के कॉन्टेक्स्ट से, आप डाइवर्स जेंडर फ्लूइड ग्रुप्स के कंटेक्स्ट से आप ये लॉ में देखें तो इसमें एम्पावरमेंट कम है और रेगुलेशन ज्यादा है। शायद ये बिगनिंग है, इसीलिए है। शायद जैसे डेटा ज्यादा आएगा वैसे ये लॉ में अमेंडमेंट्स आएगी, ये भी पॉसिबल है, ये हम नहीं बोल रहे कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे ये लॉ है, इसका जो टोन, इसका जो टेनर, इसकी जो लैंग्वेज है, ये एम्पावरिंग नहीं है, ये रेगुलेटरी है। दूसरी बात यह है कि जैसे ऋषिकेश बता रहे थे कि कॉस्ट्स विल इंक्रीज, होने ही है। जैसे लॉ ड्राफ्ट किया है, कॉस्ट तो इंक्रीज होने ही है। कॉस्ट इसीलिए इंक्रीज नहीं होंगे कि पहले प्रैक्टिस बुरी थी और अभी प्रैक्टिस अच्छी है। कॉस्ट इसीलिए इंक्रीज होंगे कि शायद जब ये लॉ बनाया गया था तभी इनपुट्स तो बहुत सारे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स के लिए गए थे, लेकिन जब ये लॉ फाइनली ड्राफ्ट हुआ है तभी वो शायद प्रैक्टिस की जितनी कंसिडरेशन होनी चाहिए उतनी नहीं है।
एक क्लासिक एग्जाम्पल एग डोनेशन का है जो डॉक्टर ऋषिकेश भाई, आई थिंक डॉक्टर मलिक ने भी अभी कहा कि यू हैव टू डिजाइन द लॉ एज पर करंट प्रैक्टिस, नॉट एज पर करंट परसेप्शन। और एक लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये एक लॉ में जो है, और ये सिर्फ ये लॉ नहीं है, काफी सारे लॉज है जो डॉक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट आर द मोस्ट रेगुलेटेड स्पेशलिटी इन मेडिसिन। हमारे ऊपर एमटीपी एक्ट है, पीसीपीएनडीटी एक्ट है, अभी ये एआरटी बिल है। मेरा बॉम्बे में एक नर्सिंग होम है और ये नर्सिंग होम चलाने के लिए मुझे 27 लाइसेंसेस और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, 27। और इसमें से काफी सारे एनुअली रिन्यूएबल है। आप सोचे कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो वे फॉरवर्ड है, नीति आयोग भी मानता है शायद कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वे फॉरवर्ड है, तो आप थोड़े नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? जैसे हमारे 27 लाइसेंसेस और एप्लीकेशंस, अगर एक सिंगल विंडो आप बना देंगे और कहेंगे कि ये सिंगल विंडो आप जो डॉक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट करता है उसको ये सिंगल विंडो अवेलेबल होगा। तो ये सब इनिशिएटिव्स है पर्टिकुलरली ईआरटी बिल में जो बहुत जरूरी है इंक्लूसिविटी बढ़ाने की, क्योंकि इंक्लूसिविटी सिर्फ कम्युनिटी की नहीं होती, सारे स्टेक होल्डर्स की होती है। तो ये इंक्लूसिविटी आप प्रोवाइडर्स के लिए इंक्लूसिविटी बढ़ाओ, रेगुलेटर्स के लिए इंक्लूसिविटी बढ़ाओ और कम्युनिटी के लिए भी इंक्लूसिविटी बढ़ाओ। ऐसे लॉ सक्सेसफुल होते हैं ना। ये लॉ तो सक्सेसफुल होगा क्योंकि इसमें और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने में और इंक्लूसिव बनाने में और बहुत सारी चीज कर सकते हैं। और लास्टली एक लास्ट पॉइंट में कहूंगा एक ही मिनट में कि 10 से 15 साल तक ये लॉ का डिस्कशन चल रहा था, लेकिन जब ये लॉ आया तभी हमने ये देखा है और ये हमने रेगुलर प्रैक्टिस में देखा है कि ये लॉ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक रेडी नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टेट बोर्ड अभी तक बनाए नहीं गए हैं। आई डोंट थिंक एक भी स्टेट में, शायद एक पंजाब में बोर्ड बनाया था लेकिन वो भी फंक्शनल है या नहीं मुझे पता नहीं है। इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आप कहते हो कि एक आप स्टेट बोर्ड अप्रूवल के बाद सरोगेसी करो, लेकिन स्टेट बोर्ड ही कहाँ है? तो अगर इतने साल लग गए थे लॉ बनाने में, तो कम से कम ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर तैयार करके बाद में लॉ प्रोमलगेट करते तो शायद इतने सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन होते नहीं। या कम से कम हमें एक टाइमलाइन दे दीजिए कि बस भाई ये लॉ जनवरी में आया है तो अगस्त या नवंबर तक आपको ये स्टेट बोर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा या आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो कम से कम हम पेशेंट्स को बता तो सकते हैं कि भाई आप रुक जाओ, आप नवंबर तक रुको, स्टेट बोर्ड फॉर्मेशन होने दो, रजिस्टर होने दो, तो हमें सारे अप्रूवल मिल जाएंगे और आगे हम काम कर सकते हैं। तो ये अगेन आई लेट मी रिआइटरेट, it is always better to have a law than work in a vacuum. Yeah. But at the same time, the law has to be inclusive for all stakeholders. You cannot concentrate only on the inclusivity of one group of stakeholders. Thank you so much, Dr. Jaideep. It should be inclusive. It should be empowering for the people working in this space, people who are getting benefited out of it, both the community as well as the practitioner. Dr. Shivani Sachdev Gaur, your input on this, how do you see? Is it going to, kind of enhance the overall, standards of the care under this law, apart from these teething trouble which has been highlighted by all of them? How do you see, this one? Thank you very much. आपने मुझे इनवाइट किया इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में. आई एम वेरी ग्रेटफुल. पहले जैसे डॉक्टर जयदीप ने बताया कि कुछ स्टैटिस्टिक्स आप कह रहे थे 40,000 सेंटर है. एक्चुअली अगर आप रजिस्ट्रेशन का बोर्ड देखिए तो 1933 1933 सेंटर्स हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर आईवीएफ इन द होल कंट्री. सरोगेसी के लिए 412 और एआरटी बैंक के लिए 370. ये एक्चुअल परसेप्शन में और डेटा में कहीं हमारा गैप है और शायद थोड़ा गैप वाइड है जिसे हमें नैरो करना है, जैसे डॉक्टर जयदीप बोल रहे थे. और जैसे डॉक्टर पाई बोल रहे थे लोग थाईलैंड जा रहे हैं. कमल जी, क्योंकि मेरे पास सरोगेसी के केसेस आते हैं लगातार
काफी। तो हर हर हफ्ते हमें पेशेंट्स बोलते हैं कि लॉ बन गया है बट पता नहीं कब इम्प्लीमेंट होगा, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमारा लास्ट चांस है, हम नहीं खोना चाहते। हम या तो थाईलैंड चले जाएंगे, जॉर्जिया चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इनका एक बच्चा है, उनको लगता है हमारा परिवार कैसे पूरा होगा। फैमिली हमारी सोसाइटी का बेसिक यूनिट है, वो अपना सपना कहाँ पूरा करेंगे, तो वो विदेश जाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर पाई ने रेज की थी। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर जयदीप ने बोला एमटीपी पॉपुलेशन कंट्रोल है और आईवीएफ एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है पॉपुलेशन के लिए, तो कहीं ये तो थिंकिंग नहीं है कि अगर ये इतना स्ट्रिक्ट हो जाए तो हम उस एस्पेक्ट पे ध्यान दे पाएंगे। आई एम नॉट श्योर। और कुछ चीजें जैसे मैम ने डॉक्टर नंदिता ने बोली थी कि पेपर पे सब बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली क्या आपने पेशेंट से पूछा है वो खुश है? आर द पेशेंट्स हैप्पी कि ये लॉ आया है? क्या उनकी तकलीफें कम हुई हैं? कॉस्ट और पेपर वर्क इतना बढ़ गया है कि उनका खर्चा बढ़ेगा, तो क्या वो जेन्युइनली हैप्पी है, वो खुश हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Gaur, and thanks for highlighting certain numbers. But the number which I quoted was from the Health Ministry's, kind of inputs. So, Dr. Madan Gopal, you have heard a lot of, so let me, I think we have also become so used to about using word industry. I will try to refrain from that. So you heard, the people from the fraternity, the practitioners and all. So first of all, as a public health expert, as somebody who wishes to fix the issues of public health, at large, and you have been trying to, through multiple contribution in multiple schemes in that space. Infertility has become a major challenge in our country. Now, this has multiple, contributors to it, and then it need to be addressed, at multiple level. IVF is one, or maybe ARTs are one way of addressing that, problem. Now, in this space, first of all, I would like to understand that how do you see infertility as a growing challenge, and like Dr. Nandita, kind of requested for or suggested that it should be considered as NCD, so that there is a better, attention from the policymakers to address this problem. So, on that side, and apart from that, as you have heard that जो law हमने बनाया है उसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी, ये सब एग्री करते हैं, और आई एम श्योर इट हैज बीन क्रिएटेड विद द इंटेंट टू improvise the care for the people. It should also consider the factors which impact the kind of care providers as well, and I'm sure it has been considered up to a certain extent. But yes, there are multiple aspects which has been highlighted by them, and especially the aspect of perception versus data or perception versus reality. Are we making act with certain biases in our mind, or we are making an act with a a clear, open kind of mindset with the inputs coming from all the practitioners? So I would like to hear from you in these two areas, infertility as a challenge, and how do you see country and then the policymakers, the government, trying to address this challenge? Have we taken infertility seriously, or we just want to regulate one industry which is called IVF? कमल जी, थैंक यू। मैंने तो एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि हेल्थ केयर हैज बीन अकॉर्डेड एन इंडस्ट्री स्टेटस। तो 2017 के जो बजट स्पीच देखेंगे तो उसमें हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए तो हेल्थ केयर हैज बीन अकॉर्डेड एन इंडस्ट्री स्टेटस। तो आपने जो कहा है कि आईवीएफ इंडस्ट्री इज नॉट रॉन्ग इन दैट from that context, because in the document itself it has been accorded healthcare industry status. That's one thing. Second thing, IVF रेगुलेट करने की क्यों जरूरत पड़ी उसके बारे में हमें थोड़ा समझना चाहिए। जैसे आप देखेंगे जो एक ट्रेंड है, कोई भी ऑप्शन गायनी प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज इनफर्टिलिटी काफी बढ़ रही है वेरियस रीजंस के साथ। स्ट्रेस फैक्टर बढ़ रहा है, आपका टैबैको यूसेज बढ़ रहा है, प्लस दूसरे अब्यूसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, प्लस
आपका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग डेस्क पे काम करते रहते हैं। आप देखेंगे टैबैको एंड उसके स्टडीज चल रही हैं, तो उसके कारण दैट इज affecting the sperm count। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो एनसीडी प्रोग्राम है, दे आर ट्राइंग टू एड्रेस द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। अगर आप जैसे कोई पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में देखते हैं, यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द प्रोग्राम प्रायोरिटीज एज वेल एज प्रायोरिटी, लोगों की क्या प्रायोरिटीज है, जो ज्वलंत समस्या है पहले उसको देखेंगे, प्लस दूसरी चीजों के बाद में लेकर आएंगे। जैसे आप देखेंगे पहले जितनी भी बात हुआ, हमारे जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें हम बात करते हैं प्राइमरी केयर के ऊपर 60% आपका खर्चा होना चाहिए, तो उस तरफ फोकस है पूरा का पूरा। प्लस आप जीडीपी का जो खर्चा देखते हैं, जो खर्चा प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, लेकिन जो फुटफॉल है, यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, प्राइवेट गवर्नमेंट में दोनों में बराबर ही होता है। लेकिन गवर्नमेंट अपना एक्सपेंशन कर रहा है, आप देखिए कैसे एम्पावरमेंट करना है, तो उसके कारण स्कीम्स चली हैं। ये थोड़ा कंटेस्ट समझेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि आईवीएफ में गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे आप कंटेस्ट देखेंगे कि हम लोग ने यूनिवर्सल, जैसे हम लोग ने बात किया था यूनिवर्सल हेल्थ केयर के हम लोग सिग्नेटरी हैं, उसकी तरफ ले जाना है तो फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफ से लोगों को रोकना है, उनका जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर उसके कारण वो गरीबी में नहीं जाए, उसको रोकना है, दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके कारण आयुष्मान भारत आपका पीएमजे प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाला स्कीम है। प्लस आयुष्मान भारत में दो चीजें और जुड़ गई, आयुष्मान भारत आपका डिजिटल मिशन एंड आयुष्मान भारत आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये दो चीजें और जुड़ गई उसमें। तो बेसिकली ये है कि जो गरीबों का जो केयर है, केयर शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू दिस पीपल एज वेल एज अफोर्डेबल बाय देम, सो दैट इसके कारण उनका खर्चा नहीं बढ़े और वो गरीबी की तरफ नहीं जाए। जैसे आप एक एपिसोड होता है आपका कैंसर या हार्ट का, तो आदमी 10 साल पीछे चले जाता है। अगर मिडिल इनकम, जैसे पाई साहब ने बताया, वो 10 साल पीछे चले जाता है उसका पूरा परिवार। तो उस कैटास्ट्रोफ को रोकने के लिए बहुत सारी स्कीमें चल रही, उसीलिए जो मेजर फोकस है आपका एनसीडीज में, तो प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, उसमें सब कुछ है आपका, जो टबैको कंट्रोल प्रोग्राम से लेकर सब कुछ है जो कंट्रीब्यूट करती हैं। आपके डायबिटीज का प्रोग्राम है, हार्ट का प्रोग्राम है, कैंसर का प्रोग्राम है, उनके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस किया। लेकिन साथ में साथ जब क्योंकि इनफर्टिलिटी की समस्या आ रही है और जो बेसिक राइट है आदमी का, कि आपके फूड, शेल्टर एंड प्रोक्रिएशन, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट से आप बच नहीं सकते। ये बहुत सारा अभी तक के क्या है, बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस सीप इन हो गए थे सिस्टम में। जैसे टांग साहब ने बताया कि 10, 12, 14 सालों से बातचीत चल रही थी कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। तो परसिव्ड perception at the central level and the data and what is the requirement of the providers, दोनों में मैच और बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। स्वतः से अगर रेगुलेट करते हैं, जैसे बाहर के देशों में चेंबर ऑफ डॉक्टर्स के चेंबर रहते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड्स और अपना रेगुलेशन खुद करते हैं, सरकार कम काम करती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लोगों के हित के लिए यू हैव टू रेगुलेट द सिस्टम। हमारा जो इंडियन सिस्टम है इज अनरेगुलेटेड सिस्टम, प्राइस भी अनरेगुलेटेड है, सिस्टम भी अनरेगुलेटेड है। काफी कोशिश किया है हम लोगों ने भी कि सिंगल विंडो लाइसेंसेस भी बहुत सारे हैं, राइट फ्रॉम पोल्यूशन वाले 2700 उन्होंने कम गिनाए, 27 से ज्यादा लाइसेंसेस लगते हैं एक नर्सिंग होम या क्लिनिक चलाने के लिए। तो उसको सिंगल विंडो के लिए भी कुछ वो काम कर रहे हैं, लेकिन सिंगल विंडो जैसे जैसे इवॉल्व होगा, मैच्योर होगा सिस्टम, अभी सिंगल विंडो में एक जगह में सबके लिंक्स दे देते हैं, वहां से आप करिए। सिंगल विंडो को समझने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सिंगल विंडो की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि एक ही जगह सब कुछ हो जाए अगर काम कर रहा है। तो एक तो वो अलग बात है। जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना था जो रेगुलेट करता है, 2011 से है, उस फॉर्म में बहुत सारे स्टेटों ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया। रेगुलेशन बनाना एक अलग काम होता है, रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू बिल्ड कैपेसिटीज, वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, एक दिन में बनाकर सब कुछ नहीं हो जाता। जैसे एक्ट आएगा, जैसे गवर्नमेंट कैसे काम करता है, समबडी अंडरस्टैंड, एक्ट आएगा, रूल्स बनेंगे, रेगुलेशन बनेंगे, उसके बाद बजट का प्रावधान होगा, उसके बाद फिर वो इंप्लीमेंट स्टार्ट होता है। साथ साथ में उसका टेम्पररी व्यवस्था भी रहती है। अभी जैसे एक्ट बना है, ART एक्ट बना है 2021 में, उसके रूल्स बने हैं, रेगुलेट हुआ है, उसमें मुख्यतः प्रोवाइडर्स की भी बात करी है, पेशेंट्स की भी बात करी है और रेगुलेटर की भी बात करी है। तो क्लिनिक्स के लिए जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क फ्लो, अभी तक के स्टैंडर्डाइजेशन वर्क फ्लो नहीं, कोई बोलता 60% मेरा सक्सेस रेट है। पाई साहब ने बोला कि अगर देखेंगे डेटा देखेंगे तो 30-35% सक्सेस रेट है। अगर स्टैंडर्डाइज वर्क फ्लो होगा तो कहीं भी वो अपना वो कराएगा, काम कराएगा, तो उसका
एक रिजल्ट उसको पता है कि 30% मिलेगा या 40% मिलेगा. इट कैन नॉट बी 60%, 70%, 100% क्लेम बाय अदर्स. तो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्कफ्लो आएगा राइट फ्रॉम पेशेंट के काउंसलिंग टू फाइनल आउटकम जो होगा उसका आईवीएफ, तो उसके बारे में बात होगी. देन उसके बाद एक और चीज जो एनेबलिंग प्रोविजन हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस कुछ प्रोडक्ट्स अभी बन गए हैं विच कवर्स दिस आईवीएफ, उसमें कवर होने लगे हैं. पहले नहीं होता था, अब करने लगे हैं. आप देखिए, दिस इज जो इंश्योरेंस पार्ले में यूज्ड टू बी अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वो हम लोग खाली असिस्ट करते हैं उसको. इज नॉट अ डिजीज कंडीशन. वो परसेप्शन जब तक ये चेंज नहीं होगा कि डिजीज कंडीशन में है, हम लोग को इसी उसमें अभी थोड़ा सा और आगे काम करते रहना. फिर उसके बाद एक और चीज जो आई है क्लिनिक्स में, एटलीस्ट क्वालिटी, सब लोग बात करते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एटलीस्ट यूनिफॉर्म क्वालिटी वुड बी डिलीवर्ड थ्रू मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो एआरटी आपके इसमें आईवीएफ क्लिनिक्स के लिए उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया. देन पेशेंट के लिए एक जो मेन चीज आएगी, पेशेंट के प्रोफेशनल काउंसलर्स मिलेंगे आपके आईवीएफ क्लिनिक में. दैट इज एंटायरली नाउ, पहले वो डॉक्टर से बात करें लेकिन प्रोफेशनल काउंसलर भी रहेगा वहां. तो उसके अलावा एक रिटन इन्फॉर्म कंसेंट की भी व्यवस्था है. पहले कहीं होता था, कहीं नहीं होता था, रिटन इन्फॉर्म कंसेंट होता था. क्योंकि हमें जितने भी हमारे जैसे स्टैंडर्ड्स बने हैं, देयर ऑल पेशेंट सेंट्रिक स्टैंडर्ड्स, लोगों का हित हो सके, लोगों की सुरक्षा हो सके. ऑल द एक्ट्स, ऑल द इवन जो एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर ऑल पेशेंट सेंट्रिक एंड पेशेंट सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं. दैट्स द होल फोकस. उसको कैसे एनेबल करना है, कैसे इवॉल्व होना है, साथ साथ उसी के चलना है ताकि बैलेंस हो सके दोनों चीजें. देन उसके बाद ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की भी काफी अच्छी व्यवस्था करी. अभी जो ग्रीवांस रिड्रेसल का ज्यादा उतना कोई मैकेनिज्म है नहीं. इट इज बिटवीन द डॉक्टर एंड द, कोई ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है. धीरे धीरे जैसे अभी इवॉल्व होगा, अभी नोटिफाई हुए हैं आपके रूल्स नोटिफाई होकर इंप्लीमेंट होंगे. इन अनदर फ्यू मंथ्स यू वुड बी सीइंग दैट द स्ट्रक्चर्स वुड बी इन प्लेस और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म वुड बी इन प्लेस. देन एज अ रेगुलेशन एक ऑथेंटिक नेशनल रजिस्ट्री क्रिएट हो ताकि हमें डिसीज बर्डन समझ में आएगा. द मोमेंट ये बर्डन ज्यादा आएगा, देन उसके बाद पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी में आ सकता है. जब तक कि वो डेटा नहीं होगा, वी कांट टेक अ कॉल दैट कि पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी है या नहीं. अभी प्रोवाइडर बोल रहे हैं अच्छा है, हमारे पास दूसरे भी आते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये हमारा आ जाए. तो यू हैव टू सी दैट जो बर्डन जो आ रहा है, जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा हो सके, यू हैव टू फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट्स. देन उसके बाद एक आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन आ रहा है, जिसमें अभी एक ब्लूप्रिंट तो हम लोग ने 2 साल पहले बना था, ब्लूप्रिंट अभी इंप्लीमेंट हो रहा है डिजिटल मिशन का. उसमें एक पेशेंट आईडी क्रिएट हो रही है, डॉक्टर की आईडी क्रिएट हो रही है, प्रोवाइडर की आईडी क्रिएट हो रही है. और पेशेंट की आईडी जब क्रिएट होगी तो उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो हमने 2011 में बात किया था, उसमें आपके एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कि हर अस्पताल एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाएगा. वो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इसके साथ बनाएगा. प्लस उस समय हमने स्नोमेड सीडी जो क्लासिफिकेशन होता है उसका लाइसेंस भी लिया था कंट्री भर के लिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि वो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, जिसके कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. लेकिन वो मंशा अभी भी है, अभी भी उसी तरफ प्रयासरत है. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में आईडीज तो प्राय सबके बन गए होंगे, जितने वैक्सीनेशन लगाया है आधार कार्ड के साथ, सबको एक डिजिटल आईडी मिल गई होगी. दैट वुड बी ट्रांसलेटेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड. वो हमें डेटा रिपोजिटरी और डेटा रजिस्ट्री बनाने में और मदद कर पाएगा. काफी काम होना है इसमें, बट लेकिन प्रोवाइडेड इट इज ब्रॉट टू द मेन स्ट्रीम सेइंग दैट दिस इज अ problem of the masses, and public health and the government intervention is required to address this issue. जब तक कि वो डेटा नहीं आएगा, जब तक कि वो डेटा जनरेट नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगी और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बताया जाएगा, जब तक कि हम लोग को ये देखना है कि कैसे पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से इसको आगे बढ़ाएं. तो आई विल स्टॉप हियर ओनली. थैंक यू सो मच डॉक्टर मदन गोपाल. आपने बहुत डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया, एंड आई एम श्योर एंड ऑल ऑफ अस हैव kind of appreciated and agreed that there was a need of such an act, because that's where you start, kind of putting things in the mainstream, and also, and obviously, as the data will keep rolling in, there will be modifications or add-on needed, and they will keep coming. One small point was, kind of coming to my mind, that when you said that the public health is primarily addressed towards taking care of the major issues which the people are facing,
especially reducing the possibility of catastrophic healthcare expense, which they have to come across for many things, and it can be cancer, it can be heart attack, or many things. But what we have seen, and that's what when talking to various practitioners, somebody who is suffering from, let's say, infertility, that may become the biggest issue for that family or the individual, and may also lead to some kind of catastrophic expenses, where we have seen people and all of the doctors here can share the stories, from rediwalas to rickshaw puller to trying to pull together some money somehow to get that, because this is again this is something which is very, very human. Procreation is something which is which is important for the overall mental health of the people also. Now, many of these diseases, this is also coming because of the many of the other diseases which are the public health, let's say, priority for that. We also see that certain government schemes, like for example, your CGHS, do have provision to support IVF treatments. Certain states have kind of volunteered or came forward and have started covering it. Some government hospitals like AIIMS is providing a much more subsidized care. So when it comes to, even if let's say we have less data, but we do understand that there are enough numbers rolling in from here and there from multiple reports, and because of multiple factors. What is the one step which can be taken by the government towards ensuring that those who are suffering from this problem also get supported? Because it also become a little bit of discriminatory that CGHS gets this, others may not. If it can be a priority under CGHS, it should be the priority for others also. Maybe the mechanism can be different. How do you see it as a public health expert? You see, Kamalji, it's a very, very, very tricky question. One way we are traveling with the issue of population explosion. ठीक है, तो उसके बारे में कुछ करने की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इज ट्रैवलिंग विद द इशू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो उसके बारे में सब बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन बिल की भी बात कर रहे हैं, एंड द सेकंड टाइम यू आर ट्राइंग टू प्रमोट कि ये दिस चॉइस शुड बी देयर, दिस शुड बी राइट, at least one child for every couple. वो तो ठीक है, दिस इज, मैं उसीलिए इनिशियली जब बात किया था तब इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट, प्रोक्रिएशन इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट, आप कोई मना नहीं कर सकते. कोई चाइल्ड चाहता है तो उसके बाद CGHS में क्या ऐसा contributory scheme, they have to contribute, and that's why they could influence for getting the treatment here. But in the Ayushman Bharat, the other things, unless some data is there, some request is there that this needs to be supported, जिसके कारण ये नुकसान हो रहा है, small point. Even I believe the private insurance is also a contributory scheme only. No, we contribute to get cover. Private they are contributing for the Ayushman Bharat. Is the government is paying for that. The state and the center are paying for the people. And उसको जैसे आपके यहाँ 100 रुपए है, 100 रुपए में आप क्या करोगे? 100 रुपए में आप जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखोगे, या फिर जिससे आपके 1000 लोग का इलाज होता है, या फिर 2-3% लोगों का देखोगे आप? You have to focus, you have to prioritize your money accordingly. It's not that जैसे डेटा आएगा, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम सामने आएगी, बहुत सारे आएंगे, तो I don't see that कि why it should not be considered that it should be a package can be made for. Till that time, जब तक कि हमारे ये आएगा एक्ट में, रजिस्ट्री बन रही है, डिजिटल बन रहा है, डेटा आने लगेगा, अपने आप ही वो डेटा will influence the policies and the governance mechanism. जब तक कि let us see that how it evolves. Certainly, I think that would be the best scenario when the data start influencing and playing an important role in the policy making, and I'm sure that it's going to happen. Yes, but as a public, as a health enthusiast, as somebody who believe that every death from a preventable causes is too many, any suffering because of any health related issues is too much. I believe it is our responsibility to advocate for that, but I'm sure gradually we will reach to that state where we will be, kind of getting those important, kind of support from the government as well as the other agencies and organizations. Thank you so much for all of you for, being with us.